एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसे हम हिंदी में तुलनात्मक लोक प्रशासन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर cross-cultural and cross-national public administration. Comparative public administration focuses on the theory building and seeks knowledge for the sake of knowledge. Comparative public administration means studies of different countries comparatively. CPA हमें यह जानने में मदद करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे काम करती है और विभिन्न देशों में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मीन्स क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है थ्योरी बिल्डिंग पर। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस पे फोकस करता है? थ्योरी बिल्डिंग पर। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जोंग एस जून, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन प्रीडोमिनेंटली क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल इन ओरिएंटेशन। जोंग एस जून क्या बात करते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? क्रॉस कल्चरल है और क्रॉस नेशनल है ओरिएंटेशन में। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये। अब हम बात करते हैं निर्मोद रफेली की। निर्मोद रफेली क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस। निर्मोद रफेली बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ही स्टडी है। इसमें कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी स्टडी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन ये बात करता है? निर्मोद रफेली। CPA का द कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम पॉपुलर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। CPA का जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलर हुआ, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों में इंटरेस्ट बढ़ा टू स्टडीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेज ऑन थ्योरी बिल्डिंग, जो कि मैंने आपसे पहले ही बात किया था, एंड द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, इसके बारे में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है और दूसरा थ्योरी पे फोकस करता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैग। कैग का फुल फॉर्म क्या है? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। द कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केम फ्रॉम कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप which was established in 1960 as a committee of American Society for Public Administration, ASPA। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रोथ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप के कंट्रीब्यूशन से हुआ। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप 1960 में इस्टेब्लिश हुआ थ्रू आस्पा। आस्पा का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आस्पा 1939 में इस्टेब्लिश हुआ और इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिला? फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा मिला। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट किससे मिला? फोर्ड फाउंडेशन से। फोर्ड फाउंडेशन
के द्वारा किया गया। रिक्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्स क्या है? फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो रिक्स क्या है? फादर हैं किसके? कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सीपीए की। फीचर्स ऑफ सीपीए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की। इट मेक्स रिसर्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स अवेयर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अदर स्टेट एंड हाउ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज डिफर फ्रॉम अदर्स। हम इसमें बात करते हैं कि जो कंपैरेटिव स्टडी है वो हेल्प करता है कि एक देश का प्रशासन दूसरे देश के प्रशासन से कैसे अलग है या भिन्न है। दूसरा एफ.डब्ल्यू. रिक्स कौन है? फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो फोकस करते हैं 3 ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन क्या है? नॉर्मेटिव स्टडी टू एम्पिरिकल स्टडी। सेकेंड वन इज इडियोग्राफिक studies to nomothetic studies, and third one is non-ecological studies to ecological study. सबसे पहले वो नॉर्मेटिव स्टडीज़ टू एम्पेरिकल स्टडीज़ में बात करते हैं कि नॉर्मेटिव स्टडीज़ क्या है? वो फोकस करता है व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव स्टडीज़ जो है ये किस पे फोकस करता है? व्हाट ऑट टू बी। पर एम्पेरिकल स्टडीज़ किस पे फोकस करता है? What इज पर। एम्पिरिकल स्टडीज किस पे फोकस करता है? What इज पर। नॉर्मेटिव स्टडीज फोकस करता है what ought to be, और एम्पिरिकल स्टडीज फोकस करता है what इज पर। दूसरा है इडियोग्राफिक स्टडीज टू नोमोथेटिक स्टडीज। सुनने में लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा टफ है, क्या ये वर्ड है, लेकिन इडियोग्राफिक फोकस करता है सिंगल यूनिक केसेस पे। इडियोग्राफिक जो है ये किस पे फोकस करता है? सिंगल यूनिक केसेस लाइक स्टडीज ऑफ वन नेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि जो नोमोथेटिक है वो फोकस करता है यूनिवर्सल स्टडीज़ की लाइक वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डेवलप जर्नलाइजेशन एंड थ्योरीज। इडियोग्राफिक किसकी बात करता है? वन नेशन की। इडियोग्राफिक बात करता है वन नेशन स्टडीज़ की। और नोमोथेटिक किसकी बात करता है? नोमोथेटिक बात करता है यूनिवर्सल स्टडी की। यूनिवर्सल स्टडीज़। यूनिवर्सल स्टडीज़ की कौन बात करता है? नोमोथेटिक। अब हम लोग थर्ड ट्रेंड की बात करते हैं, नॉन इकोलॉजिकल स्टडीज़ टू इकोलॉजिकल स्टडीज़। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इन्वायरमेंट पे पहले फोकस नहीं करती थी, लेकिन जब से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जब से कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर फोकस करती है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर फोकस करती है। तो रिस्क क्या 3 ट्रेंड्स की बात करते हैं? नॉर्मेटिव स्टडीज़ टू एम्पिरिकल स्टडीज़, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक स्टडीज़, नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल स्टडीज़। अब हम लोग बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच की। इकोलॉजिकल अप्रोच स्टडीज द डायनेमिक्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन
administrative system and its environment, consisting of political, social, cultural, and economic dimension. Ecological approach focuses on the environment in which administration operate. किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑपरेट हो रहा है और किस इन्वायरमेंट में ऑपरेट हो रहा है, ये इकोलॉजिकल अप्रोच बात करती है. हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमें इंडिया और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है. तो हम इसमें स्टडीज़ करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट कैसा है, इंडिया और पाकिस्तान का इन्वायरमेंट कैसा है और कौन से फैक्टर इंडिया और पाकिस्तान को फोकस करती है कंपैरेटिवली स्टडीज़ करने के लिए. तो हम लोग किस किस चीज़ पे फोकस करेंगे कि वो लोग कंपैरेटिव स्टडीज़ उनका किस किस चीज़ से हो रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर से, सोशल फैक्टर, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. The ecological approaches in public administration was initiated by, बहुत से थिंकर ने इकोलॉजिकल अप्रोच की बात की थी. इसमें हैं J.M. गॉस, रॉबर्ट डहेल, रॉस्को मार्टिन एंड F.W. रिक्स. जो रिक्स हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट थिंकर जो इनिशिएट किए थे इकोलॉजिकल अप्रोच. एग्जामिनेशन में आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन से थिंकर ने इकोलॉजिकल अप्रोच को इनिशिएट किया था. तो आप याद रखिएगा किसने किसने किया था, J.M. गॉस, रॉबर्ट डहेल, रॉस्को मार्टिन एंड F.W. रिक्स. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच मीन्स एवरी सोसाइटी हैज़ वेरियस स्ट्रक्चर्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच मीन्स क्या होता है, एवरी सोसाइटी हैज़ वेरियस स्ट्रक्चर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच मीन्स हाउ डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन टू कंपेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. और यहाँ पे 5 फैक्टर्स की बात की गई है स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच की. 5 फैक्टर हैं. द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, सेकेंड वन इज सोशल, थर्ड है आपका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड द थर्ड वन इज fourth one is symbolic and communicational function. स्ट्रक्चरल फंक्शनल में 5 फैक्टर की बात की गई थी. क्या है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिम्बोलिक एंड कम्युनिकेशनल फैक्टर. अब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को आइडियल अप्रोच भी बोला जाता है, गिवन बाय मैक्स वेबर. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एनालाइज थ्रू कॉन्सेप्ट्स लाइक हायरार्की, रिक्रूटमेंट बाय मेरिट, एनालिसिस ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर. मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. इसमें हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हायरार्की, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं. इसको हम लोग अगर एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो हम लोग इसको समझ सकते हैं. अगर हम इंडिया एंड यूके के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को कंपेयर करना है तो हमें दोनों कंट्रीज़ के अलग अलग कॉन्सेप्ट को एनालाइज करेंगे और दोनों का हायरार्किकल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, इस फैक्टर पर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे. होप कि आपको ये तीनों अप्रोच समझ में आया हो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. अब यहाँ पे एग्जामिनेशन पर्पस से ये कुछ
इम्पोर्टेंट अप्रोच है। फेरल हेडी 4 तरीके के कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की बात करते हैं। पहला है मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, दूसरा है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, थर्ड है जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग एंड द फोर्थ वन इज मिडिल रेंज थ्योरी। फेरल हेडी कितने टाइप के अप्रोचेस की बात करते हैं? 4 तरीके की बात करते हैं। पहला क्या है? मॉडिफाइड ट्रेडिशनल, दूसरा डेवलपमेंट ओरिएंटेड, थर्ड वन इज जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग एंड द फोर्थ वन इज मिडिल रेंज थ्योरी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये दोनों आपका PYQs है नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हेंडरसन आइडेंटिफाइड 3 अप्रोचेज। हेंडरसन कितनी अप्रोचेज की बात करते हैं? 3। द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच, द इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड द कंपोनेंट अप्रोच। फेरल हेडी कितने अप्रोच की बात करते हैं? 4। मॉडिफाइड ट्रेडिशनल की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड की, जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग की एंड मिडिल रेंज थ्योरी की। हेंडरसन 3 अप्रोचेस की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, इनपुट आउटपुट अप्रोच एंड द कंपोनेंट अप्रोच। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, अप्रोच, फीचर्स समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में रिस्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।